अच्छा जी, मैं उस जगह आ चुकी हूँ जहाँ पे मैं आमिर की फैमिली से मिलने के लिए आई हूँ। चंद दिन पहले पुलिस एहलकारों ने, शाइन फोर्स वालों ने किस तरीके से उसको मारा, वो तमाम वाक़या आपके सामने है। लेकिन अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है? वो लोगों का रिमांड लिया जा रहा है? क्या साबित हो चुका है कि वो बेगुनाह थे या ये बेगुनाह थे? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। और मज़े की बात यह है कि पुलिस वाले अभी फ़िलहाल कोई अपना मौक़िफ़ हमें देना नहीं चाहते। मतलब हमने जब जैसे ही वाक़या हुआ था तब भी कांटेक्ट किया था और उनसे कोशिश की थी कि बात करें, तो लेकिन उन्होंने कहा था सॉरी अभी हम इससे बात करना नहीं चाहते, हम बहुत बिज़ी हैं और इस केस को सॉल्व करने के लिए लगे हुए हैं। तो केस कहाँ तक सॉल्व है ये नहीं पता, लेकिन आज मुजरिम कौन में मुजरिम वो लोग हैं जो कहते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हम जैसे लोगों को। तो जो उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, कैसे प्रोवाइड की है, वो तो आपने देखी होगी। और शाहीन फोर्स को मैं सैल्यूट करती हूँ। अगर वो ऐसे ही काम करेगी तो फिर हमें खुद ही निकलना पड़ेगा। तो जाके मिलते हैं आमिर की फैमिली। मैं जब इधर आई हूँ, ज़ाहिर सी बात है, यहाँ इतने गम, दुख, शिद्दत यहाँ पर पूरे मोहल्ले में इतना बड़ा सानिया हो गया। घर को देखती हूँ, चीज़ों को देखती हूँ और यकीन नहीं आता। मतलब उस पर जो भी इल्ज़ामात थे पुलिस ने लगाए, वो जो भी इल्ज़ामात थे वो आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन इस वक्त मेरे सामने वो माँ बैठी है जिसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, जिसने अपना बेटा खो दिया, जिसने अपना जवान बेटा, कहते हैं ना शेर जैसा बेटा खो दिया। ये बेसिकली बलोच है, तो ये तो वैसे बड़े बहादुर होते हैं। और ये इनकी जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों के लिए, मतलब सारी माएँ अपने बच्चों के लिए बड़ा, कहते हैं ना, अच्छी होती है। लेकिन ये ज़रा अपने बच्चों की जो तरबियत करती हैं बड़ी दलेरी से करती हैं। लेकिन आज वो दलेर माँ मैंने देखा है कि किस तरीके से बिलबिला रही है, रो रही है और तकलीफ़ में मुब्तला है। तो इनका आज बेटा आमिर, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनकी जन्नत फ़िरदौस में जगह दे, दुनिया में नहीं है। आंटी पहले तो बहुत माजरत, बहुत माजरत। कुछ बोलेंगी आमिर के लिए? क्या बोलो, मेरी तो दुनिया उजड़ चुकी बेटा, मेरी दुनिया अंधेरा हो गया। वो मेरा ताकत था, वो मेरा ताकत था। मैं उसकी माँ हूँ, मगर वो माँ बन के मेरे साथ पेश आता था। वो उसके बाबा को 22 नवंबर को फालिज हुआ है। बाबा का पूरी जिम्मेदारी अपने बाबा की खुद ले। वो अपने बाबा के भी बाबा थे। अच्छा। ये अपने बड़े भाई जो अहमद है, इसके भी बड़े भाई थे। जो मतलब आपका सबसे लाडला बेटा, आपका सबसे जी, जी। वो बेटा जो सबके लिए सब कुछ करता था, बच्चों को छोड़ना, घर को देखना। अपनी बहन जो उसके यानी उसके बाद जो बहन से भी छोटा है, बहन का ऐसे यानी बेस्ट फ्रेंड एक होता है ना, दोस्त, इनका कोई बाहर इस तरह का नहीं था। बहन का बेस्ट फ्रेंड, अपनी सीक्रेट बातें हो जो अपने बहन के साथ, बीवी के साथ भी ना करे, बहन के साथ। और मैं बोलती थी तुम दोनों बहन भाई क्यों आपस में कुसर पुसर कर रहे, क्या बात कर रहे? करी अम्मी आपकी बात नहीं है। मैं बहन को बोलती थी क्या बात है, करी ना अम्मी हम भाई, बहन भाइयों का मसला है। आज उस प्यारी सी बहन ने अपना भाई खो दिया। मुझसे ज्यादा ऐसा समझा कि मेरी तो औलाद थी, मगर बहन समझती कि अम्मी मेरा भी बेटा था, मेरा भी बेटा था। तो उसने खुशियाँ भी पूरी अभी नहीं देखी। अभी तो आपने बड़ी खुशियाँ देखनी थी, बड़ी खुशियाँ देखनी थी। क्या करूं, सब्र ही नहीं आ रहा होगा आपको। बिल्कुल वो मैं पूछ सकती हूँ, वो दिन, वो वक्त जब आपको पहली दफ़ा पता चला कि आपका लख्ते जिगर इस हालत में है, क्योंकि एकदम से तो आपको नहीं बताया गया होगा कि ये हो गया, तो क्या आया? हमें इनके शहीद होने का नहीं बताया ना, हमें ये बताया, मैंने खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को भेजा। तो अहमद ने बोला रात को अम्मी मैंने बाबा के लिए दवाएं लेके रखें, तो आप ना आमिर को सुबह भेज देना। ठीक है। और अपने बाबा के साथ ऑफिस में जाना कि बाबा को ये अटैक हुए, ऐसा नहीं रास्ते में मेरे बाबा कमज़ोर हैं, गिर जाएं, कुछ मसला हो जाए, बाबा अब ऑफिस में भी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और घर आऊँगा, फिर मैं अपने काम पे जाऊँगा। बाबा को ऑफिस लेके जाना, ऑफिस का काम अटेंड करना। उस दिन भी वो ऑफिस था? जी, 4 बजे ऑफिस से आए बाबा के साथ। ठीक है। बाबा के साथ ऑफिस से आए, मैंने गुस्सा किया, मैंने कहा ये आने का टाइम है, बाबा ने दोपहर का खाना नहीं खाया, दवाएं नहीं खाई, ये आने का टाइम है। कह रहे अम्मी बाबा ने तो आज अच्छी सी होटल में हमें खाना खा लिया है। बाबा ने अच्छी सी होटल में हमें तो टाइट खिलाया। मैंने कहा इसको भी होटल का खिलाया, इसके लिए तो परहेज ही है। कि इसको तो नहीं खिलाया, इसलिए तो मैं लेके आया। मैंने कहा जाओ भाई के घर से वो दवाएं वगैरह लेके आओ। फिर दवाओं से पहले भी, खाने से पहले भी दवाएं दी जाती हैं, बाद में ना, तो आप लेके आए, बाबा को थोड़ा सा दवाएं दें, खिलाएं पिलाएं। फिर ठीक है अम्मी मैं नहा तो यहाँ से कितने बजे निकला वो? यहाँ से घर से 4 बजे।
ठीक है, नहा धो के साफ सुथरा होके। तो कौन कौन उसके साथ गया था? जैसे घर से निकला, कोई पड़ोसी था, वो अपने उसकी बेटी रो रही थी, वो भी अपने बच्चे को चीज़ दिलाने के लिए कह रहे यार कहाँ जा रहे हो, कह रहे बेटी रो रही है चीज़ दिलाने, कह रहे मैं भाई के घर में जा रहा हूँ, आजा मेरे साथ पीछे बाइक पे बैठ, वैसे तेरी बच्ची का दिल भी बैठ जाएगा, सड़क पे घुमाएंगे, बच्ची की तफरी भी हो जाएगी और वापसी में इसको चीज़ भी दिलाते हैं। अच्छा, वो साथ था, वो आदमी साथ था, वो बच्ची भी साथ थी, वो जो हमने फुटेज देखी है वो बच्ची वो है। जी जी ठीक है, वो बच्ची साथ में थी। जब वो वहाँ पे गए तो रास्ते में ये आगे लाल फ्लैट के सामने बकौले पुलिस वालों के, मगर ये आदमी ये कह रहे हमने नहीं देखा पुलिस वालों ने रोका, क्योंकि हर वक्त खड़े होते हैं 100-150 भत्ता लेने के लिए खड़े होते हैं। सही जी, तो इसको रोका होगा। मैंने इसको बोला रुकना नहीं है, ये पूरा मोहल्ला तेरा अम्मी है, पूरा मोहल्ला तेरा बाबा है, आधे घंटे के काम के लिए तुम 4 घंटे लगाते, बाबा ने दवाई खानी, अब यूं जाओ और यूं गया और यूं आया, और वो उसी टेंशन में था कि मैं जल्दी जाऊं और मैं जल्दी आऊं, बाबा को दवाई देनी है। तो ये गया, पीछे इसने आवाज़ दी, क्या पुलिस वालों ने, उसने नहीं देखा, मेरे बच्चे ने नहीं देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, सही देखा ही नहीं। तो जब ये गए बिल्कुल सुकून से आराम से जा रहे थे, जब ये अंदर गया तो उनके पीछे पीछे ताकुब में गए, और जहाँ से इनको रोका वहाँ का सफ़र, और ये जो नोमान एवेन्यू का सफ़र 2 मिनट का भी नहीं है, वो डायरेक्ट अंदर चला गया। और ये आराम से जिस तरह वो जा रहा था उसी स्पीड में जा रहा था जिस तरह बाइक पे जाते हैं। वो पीछे मेरे बच्चे के गए, इन्होंने एक हवाई फायरिंग की ना, तो ये लोग डर गए, पता नहीं कहीं और से थोड़ा तेज हुए, नहीं तेज नहीं हुए। उस आदमी को बोलो तुम यहाँ पे उतरो, चौंक गए ना अचानक, तो उसको बोलो तुम यहाँ पे उतरो, मैं बाइक पार करके मैं अभी ऊपर आता हूँ, नहीं ऊपर जाके दवाई लेके अभी आता हूँ। अच्छा। जैसे ये अंदर गए तो इसको रोका, इसको तलाशी भी ली, तो मेरे बेटे ने यूं किया कि ओके अब मेरे पास कुछ नहीं निकला, बोला हाँ ओके जाओ। जब गया सीढ़ियों पे इसने एक पैर रखा, उसने पीछे से एक गोली मारी पैर पे, पीछे से मारी, फिर वो चौंक गया कि ये फुटेज आई है, सीसीटीवी में फुटेज आई है, वो इशारा कर रहा है, पैर में गोली मारी ना, तो वो चौंक गया और शलवार का पैंचा ये ऊपर कर रहा था, ये मेरे साथ क्या हुआ, फिर यूं सर उठा के देखा, उनको बोला रुके मत मारे, आ जाए क्या बात करना है। फिर नज़दीक आने के बाद फिर उस जिसने मारा, फिर उनके मोबाइल पे एक कॉल आई और उसने फ़ोन अटेंड किया, फ़ोन अटेंड करने के बाद फिर जाके नज़दीक से मेरे बेटे को मारा। और उनके पास एक गन था, पुलिस वालों के पास, उस गन को वो बाकायदा देखा जाता है, उस गन को वो लोग साफ़ कर रहे हैं मेरे बेटे के, अपना फिंगर हटाने के लिए साफ़ कर रहे हैं, मेरे बेटे के पास रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ का जो चौकीदार है, क्योंकि बचपन उनका वही गुजरा है, तो चौकीदार ने बोला ये क्या कर रहे हो तुम आमिर भाई के, चौकीदार को हटाया, बोलते तुम हटो, कह रहे मैं नहीं हटूंगा, तुम ये क्या कर रहे हो। फिर उन लोगों ने गन लिया। अच्छा, वो चौकीदार और जो बाकी लोग हैं वो तो विटनेस मेरे बच्चे को सब जानते हैं, हमें जानते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे 25 साल गुजारे, 20-25 साल, तो जानते हैं ना उसको। बचपन 3-4 साल का था जब हम नौमान में शिफ्ट हुए। उन वक्तों ने 3 फायर कर दिए हैं, आपको क्या खबर मिली आपके बेटे? मैं घर में थी, मैं तो इसी इंतज़ार में ही, अभी तक पता नहीं क्यों नहीं, अभी 5 बज रहे हैं, अभी तक नहीं 5:30 बज रहे हैं, अभी तक भी पता नहीं क्यों नहीं आया। फिर मेरी बेटी, इसको किसी ने कहा है मेरी बेटी को, फिर मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन किया, कह रहे अम्मी भाई को गोली लगी है। मैंने कहा पागल हो गई हो, बाबा की दवाई लेने गए, तुम्हें पता ही है, बस ये अपने बातों में लग जाता है, तो हाँ थोड़ा होता है दोस्तों में या कई बात में लग गया अपने ज़हन में ना। फिर मेरी बेटी ने फ़ोन किया, क्योंकि मेरी बेटी के पास अपार्टमेंट के लोगों ने फ़ोन किया, फिर मेरी बेटी ने फ़ोन किया, फिर मुझे बोला कि अम्मी, फिर मेरी बेटी ने डायरेक्ट अहमद के पास फ़ोन किया, अहमद मैंने इस तरह सुना है कि भाई के साथ इस तरह हुआ है। उसने बोला हाँ बात सच है। फिर मैंने भी अहमद के पास फ़ोन किया, मैंने कहा अहमद तुम्हारा भाई दवाई लेने आया, भाई को, कह रहा हाँ अम्मी भाई को लगा मैं जिना जा रहा हूँ। मैंने कहा जिना? फिर मैं भी यहाँ से जिना दौड़ी, वहाँ पे तो मेरा बेटा था ही नहीं ना, मेरा बेटा सो चुका था। मेरे बेटे ने ये भी मुझे नहीं बोला कि अम्मी दवाई है। मैं पूछ रही हूँ आमिर उठो बाबा, और बाबा उठो, मुझे दवाई नहीं चाहिए आमिर बाबा, मुझे पता होता मेरे बच्चे को मारेंगे, अपने बच्चे को नहीं भेजती, मुझे पता होता। मैंने अभी तक FIR नहीं कटाया, ये जालिम खुद इन लोगों ने अपने आप को अरेस्ट करवाया, मैंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दे दी, क्योंकि वो थे ना। अब मेरे बच्चे को इस बच्चे के साथ इस तरह किया, मेरे समझो पड़ोसी तो खानदान होते हैं। सही बात है। नौमान, ये मैं बलोच हूँ, वो लोग वहाँ पे सब उर्दू स्पीकिंग है,
मैं उनको सलाम करती हूँ अपने अपार्टमेंट के लोगों को कि मैं मुझसे जाने से पहले, मेरे बच्चों के जाने से पहले उन्होंने पहले मेरे बच्चे को उठाया क्योंकि वो उनका बच्चा था। मेरे बच्चे को फ़ौरन बोला अच्छा तुम इनको जानते हो, ये हाँ मेरे, फिर उठाओ ना एम्बुलेंस। और मॉल पूरे अपार्टमेंट के लोग बाकायदा फुटेज है उनके पीछे पड़ रहे हैं, अबे रुक अबे रुक, अगर आमिर क्रिमिनल है तो गोली मारा, आप इनके साथ एम्बुलेंस के साथ जाते हैं हॉस्पिटल, तो तुम लोग भागे क्यों? अपने वांटेड बंदे को वो पकड़ के लेके जाते हैं ना, तो तुम इनके साथ तुम भागे क्यों? और पहली बात है आपने एक गोली पैर पे मार ली थी, वो बैठ गया था तो आप अरेस्ट कर लेते। और पहली बात है आपने एक गोली पैर पे मार ली थी, वो बैठ गया था तो आप अरेस्ट कर लेते। आपके जिम्मे ये नहीं होता कि आप पहले शूट कर ले और बाद में फिर उसकी इंक्वायरी करते फिर कि वांटेड है कि नहीं है, क्रिमिनल है कि नहीं है। तो वही बात है आप नहीं बेटा, अगर कोई वांटेड है तो ये अदालत किस लिए? सही बात है, अदालत किस लिए बने? तो बंद कर दें इनको। थाने जेल किस लिए? इनको लॉक कर दें, बंद कर दें। सड़कों पे लोगों को पकड़ें, वहीं पे मारें, फिर हम भी अपना एक कानून बनाएंगे। सही बात है। उन्होंने, पुलिस वालों ने अपना कानून बनाया तो जाहिर है हम आए, मेरा तो दिल जल रहा है ना, बहुत जल रहा है। मैं भी अपना एक कानून अभी तो कहते हैं अभी इनको याद आ रहा था उसकी सारी अच्छी चीजें, तो उनको लगा वो अभी आमिर है। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं आमिर अभी आ जाएगा, अभी है। मेरा दिल अभी तक नहीं मान रहा कि मेरा बेटा नहीं। कोई बोल दे ना आमिर का आज सोयम है, मैं चीखती हूँ मेरे बच्चे का क्यों सोयम बोल रहा है, मेरे बच्चे का सोयम नहीं, मेरा बच्चा आ रहा है। अम्मा अपने बच्चे को, छोटा बच्चा है उसका, वो बेटे से मजाक करते हैं खिलाने के लिए, हंसाने के लिए, वो बच्चा उसका नहीं हंसता था, बच्चे को सिर्फ ये बोलता था अम्मा ओ अम्मा। बच्चा कह के अम्मी ये भी आपके नाम से कह के लगाते हैं। आपने हम पे तो जादू किया है मगर इस पे भी जादू किया हुआ है, मेरे बेटे पे भी जादू। कल मैं कोर्ट गई अपने बच्चे के लिए, आमिर के लिए, ये छोटा 3 महीने का, इसको तो नहीं पता ना अब्बू कौन है अम्मी कौन है। मैं जब गई हूँ बच्चे ने मुंह बंद नहीं किया, रोया। मैं कोर्ट से आई, जैसे मैंने इसको इधर गले लगा, फिर बच्चे ने चुप किया। 3 महीने के बच्चों को क्या पता दादी कौन है नानी कौन है। लेकिन वही बात है कि जब अल्लाह कहीं चाहे और आपकी पकड़ हो तो कहीं से भी आपकी पकड़ हो सकती है। तो कैमरों ने पोल खोल दिया, वहाँ के लोगों ने पोल खोल दिया। इस वक्त वो रिमांड में। आंटी कहाँ तक चीज़ पहुँची है? अब आपका बेटे भी जा रहे हैं, डेली वहाँ होते हैं, तो कहीं पर भी नहीं पहुँची है। सिर्फ एक 5 दिन का रिमांड। पुलिस वाले आए थे घर पे? नहीं। एसएसपी साहब, डीआईजी, गवर्नर से? कोई भी नहीं। मैं गवर्नर थोड़ी हूँ जो गवर्नर मेरे पास आएगा। मैं हाई लेवल की कोई ना हूँ जो मेरे पास आएगा। वो तो बड़े बड़े होंगे ना, मिनिस्टर होंगे, कोई एमपी होगा, एमएलए होगा, उनके पास जाएंगे ना। मैं तो गरीब हूँ। पुलिस वालों ने आके आपको कोई नहीं तसल्ली दी? नहीं, कोई ये नहीं बोला कि आप फिक्र ना करो माँ, आपकी चीज़ों के लिए मसले हम सॉल्व करेंगे, हम इंक्वायरी बिठाएंगे? मैं खुद गई थी, खुद जा रही हूँ। और उस दिन मैं गई थी, इनको मैंने थाने में देखा जब अजीज़ भट्ट मुलजिम थे शारा फैसल के, बंद हैं अपने ससुराल में जहाँ पे इनकी ड्यूटी थी। जब मैं वहाँ पे गई शुरू वाले दिनों में, तो बड़े कंबल शंबल ओढ़ के, पुलिस फोर्स के जूते पहन के, बड़े ठाट से, और बाकी जो मुजरिम थे वहाँ पे वो इतने अपने पास, जिनके पास रुमाल था क्या, वो अपने रुमालों में 4-4-5 लोग यूँ सुखड़ के, तो ये भले जैसे 5 स्टार होटल में सो रहे। मैंने कहा इनको उठाओ, मैं आमिर की अम्मी, देखो कंबलों से निकले, मुझे तो आग लग गई। बेटा मेरा बेटा कब्र में सो रहे, तुम लोग कंबलों में सो रहे हो, मेरे बेटे कब्र में सो रहे। और जब कोर्ट में इनको पेश किया, जब रिमांड के लिए, तब भी ऐसे जा रहे हैं जैसे किसी ने अंदर कोर्ट में, जैसे इसकी मामू की शादी है और शादी में दावत पे जा रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं, बिल्कुल यूं अलग थलग। वैसे ही आम मुलजिमों को बेटा पकड़ते हैं, आप तो माशाल्लाह सब कुछ आपको पता है किस तरह अटकड़ियाँ करते हैं कि 200 रुपया दो तो अटकड़ी डीली करेंगे, अगर नहीं दोगे तो नशे नजर आ रहे हैं, बेचारे चीखते हैं, 200-500 देते तो हथकड़ियाँ डीली करते हैं। और इनको जैसे कंगन पहने हुए, जैसे इनकी कंगन इस तरह जा आरजी जो करते हैं कि बस खाना पूरी हो जाए। जी, ये क्रिमिनल नहीं है, मैं तो बोलती हूँ शाइन फोर्स नहीं है, ये दहशतगर्द फोर्स है। इसको, इस इदारे को ख़त्म किया जाए। इस फोर्स ने बहुत सारी माओं का गोद उजाड़ा है, बहुत सारे हमजाओं को यतीम किया है। अब मेरे हमजा के साथ इस तरह हुआ है। मैं माँ हूँ, मैं बिल्कुल अपने बेटे की कसम खा के कहती हूँ, मैं इसके बाद किसी और हमजा को यतीम होने नहीं दूंगी। आमिर का नाम हमजा नहीं, आमिर के बेटे का नाम है हमजा। इतना जुल्म। तो उनकी मिसेस कैसी है अभी, किस हाल में? 17 साल की इसकी बीवी। वो होश में तो नहीं होगी?
जैसे आपकी भी दुनिया उजड़ गई, उसकी भी उजड़ गई। देखा जाए आपका गम उसका गम दोनों का एक है। वो जवानी में बेवा हो गई। उसकी तो जैसे अभी शादी की तो एज भी नहीं है ना, अभी 16 साल में शादी हुई, 17 साल में बच्चा हुआ। अल्लाह ने बस ऐसे हमें दिया, बस आमिर की निशानी को आना था और आमिर को जाना था, बस यही था। बस ये अल्लाह ताला का शुक्र है जो उसको अल्लाह ने एक बेटा दिया है। इंशाल्लाह ये बेटा आमिर बन के दिखाएगा और ये जो जालिम जो है ना इनको कैफर किरदार तक पहुंचा के ही रहेंगे। और कोई हमजा यतीम नहीं होगा। मेरे बच्चे को तो फिर भी पड़ोसी ख़ानदान होते हैं उन्होंने उठाया, इनको कोई उठाने वाला नहीं होगा। एक माँ की बद्दुआ है। इनके लाश ऐसी जगह पे पड़े रहेंगे, इंशाल्लाह इनके अपने ख़ानदान वाले सामने रहेंगे, मगर उनको उठाने उनको इतनी तौफीक नहीं होगी कि इनको हम जाके उठाएं। ये एक माँ के दिल की आवाज़ है, माँ की आवाज़ है। मेरा बच्चा तो शहीद हो गया। वो कहता था अम्मी मैं बुढ़ापे में नहीं मरूंगा, बुढ़ापे में पोटली भारी होती है, मैं नहीं उठा सकूंगा, मैं जवानी में अपनी इतने से गुनाह लेके जाऊंगा। मैंने कहा पहले क्यों, मैं पहले मर जाऊँ। कह रहे मैं पहले जाऊंगा और पीछे से आप सपोर्ट करने वाला कौन होगा। मैं अंदर जाऊंगा, पीछे आप दुआ करेंगे, फिर बोनस मुझे मिलता जाएगा और मेरी आज़ादी मिलेगी ना। इसलिए आप जिंदा रहें, अल्लाह मुझे पहले आपसे लेके जाए। इनकी शादी जल्दी हो जाती है। वो बच्ची जो उसकी बेवा है, अब वो भी 17 साल की, 3 माह का उसका बेटा हमजा है। तो माँ ये कहती है ना वो हमजा जब बड़ा होगा तो पूछेगा बाबा कहाँ है, बाबा क्या है। और सबसे बड़ी बात जब वो पूछेगा मेरे बाबा का इंतकाल, क्योंकि अभी तो नहीं, 2, 4, 5 साल तक तो नहीं पता, जब 5 साल बाद बड़ा होगा तो क्या बताएंगे कि पाकिस्तान में कराची में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले लोग तुम्हारे बाबा को खा गए, जिनको सिक्योरिटी दे रही थी वो तुम्हारे बाबा को खा गए। हम टैक्स भरते हैं ना इतना। मेरे हस्बैंड भी फोर्स में, मेरे हस्बैंड भी एक्साइज में डीएसपी रैंक में, वो भी बेचारे को फालिज हुआ। मगर कानून तो ज़ाहिर है हमें भी पता होगा ना। सही बात है। मैं भी जानती हूँ, मैं पुलिस अफसर की बीवी हूँ। हाँ, किसी चोर डकैत क्रिमिनल कोई इस तरह की नहीं हूँ। मुझे भी कानून पता है, मैं जानती हूँ। हमें कोई क्या कानून सिखाएगा, हमें क्या। हाँ माँ हूँ, कानून से हटके मैं माँ हूँ, मैं पागल हूँ, मैं कुछ भी बोलूँगी। मुझे आपकी बात मुझे आपकी भी बात समझ में नहीं आएगी। आप मुझे समझाओगी ना, नहीं आएगी। कोई भी मुझे समझाए, मैं जो कहूँगी वही बात मुझे समझ आएगी। जो मेरा दिल कहेगा मुझे वही बात समझ आएगी। आमिर के कातिलों को मैं सज़ा दिलवा के फिर मैं पुरसुकून होंगी। नहीं तो ये बूढ़ी हड्डियाँ अगर कब्र में चली जाएंगी ना, मेरे लिए इनके लिए बद्दुआ है कि इनकी माएँ अपने बेटों के लिए तड़पें, इनके बच्चे इनकी ज़िंदगी में यतीमों की ज़िंदगी गुजारें, इनके घर वाले अपने बच्चों के लिए इस तरह तड़पें जो आज मैं तड़प रही हूँ। आज जो मेरे दिल में आग लगी हुई है, मेरे सर से छत उठा गिराया इन लोगों में, अल्लाह करे अल्लाह का कहर इन पे गिरे। हम लोग बलोच और सिंधी को हम वफ़ा करते हैं तो एंड तक साथ निभाते हैं। अगर कोई हमारे पीछे हाथ इस तरह करता है तो हम अपना बदला कभी नहीं छोड़ते। बदले का मतलब ये नहीं कि मैं उनसे बदला लूँगी, मैं अल्लाह से इल्तजा करूँगी, अल्लाह से गिड़गिड़ा के नमाज़ें पढ़ती हूँ और पढ़ती रहूँगी अपने बच्चे के लिए, और अल्लाह से अपने बच्चे का बदले का इंसाफ मांगूंगी। और मुझे यकीन है कि मेरे साथ इंसाफ होगा इंशाल्लाह। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो भी मैं ब्रेक के बाद आपसे और बात कराऊंगी, इनके भाई से मिलवाऊंगी, क्योंकि जब नीचे हम उनसे बात करें तो उन्होंने कहा कि रोज़ाना वो जाते हैं और जाके पूछते हैं, और कल भी गए हुए थे वो, और 7 दिन का रिमांड दोबारा से उनका लिया गया था। वो उन्होंने जाके देखा कि वो लोग किस हाल में है। और एक माँ की फरियाद भी आपने सुनी, इसने कहा कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं इंसाफ चाहूँगी, और अल्लाह ना करे अगर इंसाफ नहीं मिलता तो इसने अपना इंसाफ अपने रब के पास छोड़ दिया, अपने अल्लाह के पास छोड़ दिया है कि जी मालिक तो सब देखता है ना, अल्लाह को तो सब पता है ना कि कौन मज़लूम है, किसने जुल्म किया है। तो जुल्म की रस्सी ढीली ज़रूर होती है पर वो इतनी तवील नहीं होती है कि वो आप कहें कि आप ज़िंदगी भर के लिए एंजॉयमेंट मारते रहोगे। बस अल्लाह ताला हर इंसान को महफूज रखें। ब्रेक के बाद बात करते हैं। तो इस वक्त मैं भी बड़ी अफसरदा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं उस घर में हूँ जहाँ पर इस वक्त मातम है, और ये मातम ज़िंदगी भर का है। लेकिन मैं उनके भाई के साथ थोड़ी बात करना चाहूँगी। अहमद मेरे साथ मौजूद है, कि मुझे थोड़ा सा बताएं कि तफ्तीश का जो अमल है कहाँ तक पहुँचा, और डेली थाने के चक्कर तो लग रहे होंगे। ज़ाहिर सी बात है हमारे इंसाफ लेने के लिए पुलिस वालों के लिए सामने बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं, बड़ा जा के पूछना पड़ता है, यहाँ पे इंसाफ आराम से नहीं मिलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही फरमाया।
अभी तक तो तफ्तीश के हवाले से हमें कोई ख़ास इल्म नहीं है, और ज़ाहिर सी बात है हमारे मुल्क का कुछ निज़ाम ऐसा है कि जिनके यहाँ से कोई चीज़ चोरी हो जाए या जिनके करीबी चले जाएं दुनिया से, या कोई ऐसा वाक़या, यानी कि आपके निज़ाम से जब आपका ताल्लुक़ पड़े, फिर चाहे आप मुद्दई क्यों ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ये ख्वारी उठानी पड़ती है। सही। और थाने में जाके मैंने मुल्ज़मान को भी देखा, तो वो भी दीगर दुख हुआ आपको? बिल्कुल ज़ाहिर सी दुख हुआ। बात है। मुझे अम्मी ने बताया कि जब मैं देखने गई थी तो वो लोग कंबल लेके बैठे हुए थे, और आम जो मुजरिम होता है उनके पास तो कपड़े भी नहीं होते प्रॉपर पहनने के लिए, तो वो आराम से वहाँ आराम फरमा रहे थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं गया तो उस वक्त एक मुल्ज़िम खड़ा था जालियों के पास, तो वो टहल रहा था, तो मैंने जब उनसे पूछा कि दो कहाँ हैं, तो वो कहने लगे कि वो दो ऊपर गए हैं कोई आयु को बयान देने। सही। तो मैंने कहा अच्छा, तो गए होंगे शायद। लेकिन जब थोड़ी देर बाद आयु आए तो उन्होंने कहा कि आ जाएं, तो पता चला कि वो दोनों पीछे चादर डाल के सो रहे होते। मतलब आप किसी के बेगुनाह औलाद को मार कर शहीद करके सरे राहदारी पर उसके घर के सामने, फिर आपको नींद कैसे आती है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। और मतलब आपने इतनी बड़ी हरकत की, किसी की औलाद उससे छीन ली, उसके बाद आप थाने में खड़े होके ये कह रहे हैं कि जनाब वो दोनों यहाँ नहीं हैं। मतलब आपके झूठ का सिलसिला अभी भी जारी है कि आप अपने भाइयों को जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये मुझ पर बहुत ज़्यादा भारी गुजरा कि जनाब ये किसी को मारने के बाद भी इनके झूठ का सिलसिला जारी और सारी है। बस क्या बताऊँ मैं कहती हूँ मर्द बहुत कम रोते हैं, मर्द बहुत कम रोते हैं। अगर वो रोते भी हैं ना तो वो नहीं, अपनी फैमिली, माँ बहन, किसी को अपनी तकलीफ़ नहीं बताते, क्योंकि मर्द को अल्लाह ने कहते ना मजबूत बनाया है, बहादुर बनाया है। लेकिन आज अहमद की मैंने जो बात करते हुए फील किया है, वो सेम वही माँ जैसी कंडीशन है कि उसकी आवाज़ में रोना कितना अजीब सी दुख के साथ साथ आंखों में ग्लेर भी है। तो ये वो आंसू है जो ज़िंदगी भर के लिए वो वक्त दे गए। तो अब आगे का मुझे बताओ, जब ये वाक़या पेश आया तो आपको कॉल आई, तो सबसे पहले कौन पहुंचा था वहाँ पर? देखें, जब ये वाक़या हुआ तो मैं वहीं करीबी किसी शॉपिंग मॉल, क्योंकि इसको वाक़ये का तो बहुत बुरी तरीके से पहले बताया गया था ना कि जी ये हो गया, उसको चेंज कर दिया गया था। वो तो अगर वीडियो नहीं आती तो कुछ पता नहीं चलता। देखिए, मैं आपको इसका पस मंज़र ज़रा बयान करता हूँ। ये हुआ ये, मैं किसी करीबी शॉपिंग मॉल में था, तो वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे थे। मेरे साथ जो मेरे अहबाब थे उनको फ़ोन आया कि आपके अपार्टमेंट में फायरिंग हुई है। सही। तो फिर मैंने कहा अच्छा फायरिंग हुई होगी, तो कंफर्म करने की कोशिश की, आया किसको लगी, कैसे हुआ। सही। तो फिर वहाँ से जब बाहर हम पार्किंग में गए, क्योंकि सिग्नल आने लग गए, तो फिर फ़ोन किया तो पता चला मेरे भाई को गोली लगी। तो यकीन नहीं आ रहा था मुझे उस वक्त हो गया कि ये कैसे हो गया, मतलब क्यों हुआ, किसने मारी ये गोली, ये तो पता ही नहीं था हमें, पुलिस वालों ने मारी। फिर मैं वहीं से शॉपिंग मॉल से जिना के लिए रवाना हुआ, क्योंकि मुझे फ़ोन आ गया था कि जिना लेके गए। तो फिर वहीं रास्ते में ही मुझे फ़ोन आया कि आपका भाई एक्सपायर हो चुका है। क्या मत हो चुकी? बिल्कुल। लेकिन मैंने थोड़ा हौसला करते हुए वालिदैन से कहा कि आप चले जाएं हॉस्पिटल, और भाई अभी तक ज़ख्मी है। अरे हाँ, माँ को तो एकदम से सदमा नहीं दे सकते। मैंने कहा आप लोग पहुँचे, और फिर मैं वहीं नर्सरी से वापस अपार्टमेंट की तरफ आया, सिर्फ जहन में ये सोचकर कि जनाब मैं वहाँ पहुँचकर शवाहिद को ज़ाया होने नहीं दूंगा। सही। तब तक उन्होंने अपनी तरफ से जो भी वीडियोस वगैरह बना ली थी वो चला दी थी। जब मैं पहुंचा तो डीवीआर सीसीटीवी सिस्टम पर मेरी काफ़ी लड़ाई हुई। तो उसके बाद मैंने सीसीटीवी अपने कब्ज़े में लेकर जो इम्पोर्टेंट फुटेजेस थी वो मैंने निकाल ली, और जल्दी कुछ मैंने अपने मोबाइल से फ़ौरन बना के मीडिया के हवाले कर दी और रिलीज़ कर दी, ताकि हक़ाइक़ आवाम के सामने आ सके। इसके बाद क्या हुआ? मतलब आपने फुटेज हासिल कर ली, मीडिया को भी पहुंचा दी, ताकि पता चल सके कि इस तरीके से आमिर का मर्डर हुआ है, वो गुनाहगार नहीं था।
फिर उसके बाद हमारे बाला हक्काम की तरफ से जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे वो पहुँचे, एसएसपी ईस्ट आए और एसएचओज़ वगैरह आए दोनों थानों के, और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन आए। उन्होंने यकीन दहानियाँ करवाईं कि जनाब आपके साथ इंसाफ होगा। और उसके बाद उन्होंने ख़ुद भी 2-3 इंटरव्यूज़ में ये एतराफ़ किया है कि उनके अहलकारों से गलती हुई है। एफआईआर लॉन्च कराने में कुछ मुश्किलात हुई? देखें, एक चीज़ जो कि जिस पे हमें इसरार किया गया कि जनाब ये कि इन्होंने रोकने का इशारा किया था। सही। हमने भी कहा ठीक है, क्योंकि वालिदैन वगैरह तो नहीं मान रहे थे, लेकिन मैंने हामी भरी। मैंने इस वजह से हामी भरी कि वो शायद उन 3 पुलिस वालों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो मैंने कहा अगर उन्होंने रोकने का इशारा किया है तो ये लिखवा दें। तो वालिदैन पूछने लगे जनाब क्यों लिखवा रहे हैं? तो मैंने कहा बात यह है, उनकी अपनी बात की नफ़ी इस वजह से हो रही है क्योंकि उन्होंने रोकने का इशारा किया तो उन्होंने चलती बाइक पे फायर नहीं मारा, बल्कि मेरा भाई तो आके खड़ा हुआ अपनी डेस्टिनेशन पे, बाइक लॉक कर रहा था, इन्होंने तो रुके हुए बंदे को मारा। भागते हुए बंदे को नहीं मारा। जी बिल्कुल, भागते हुए बंदे को इन्होंने नहीं मारा। तो उनकी अपनी बात की नफ़ी हो रही है। वो जो कह रहे हैं हमने हाथ दिया नहीं, आप जब पहुंचे थे तो वो तो रुका हुआ था, वो तो लाइल था कि पीछे पुलिस है। अपनी बिल्कुल मंजिल जहाँ वो मामूल के मुताबिक बाइक खड़ी करते हैं वहाँ पे आके बाइक खड़ी की और सीसीटीवी में जैसे है वो अपनी बाइक लॉक कर रहे हैं। जब वो लॉक कर रहे होते हैं तो उसी दौरान उस पर फायरिंग करते हैं। शहरियार खान नाम के हैं पुलिस वाले, वो जो कि बिल्कुल बहुत ही क्लियर हैं। अब कहने का मकसद ये है, तो जब बात हो रही थी तो कह रहे हैं कि पहली गोली उनको गलती से ऊपर लग गई। तो हमने कहा जनाब अगर गोली ऊपर गलती से लग गई तो आपको पता था कि ये अब कौन सी गलती है? मतलब ट्रेन लोग होते हैं, जब आप पुलिस में भर्ती होते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो और गोली गलती से आप मार रहे हो, भाई आपने ऊपर के एरिया करना था, आप टांगों की तरफ फोकस कर लेते हैं, कुछ भी होता है, आपने उस बंदे की जान ले ली। तो वो अपनी बात में दोबारा फंस गए कि ऊपर गलती से लग गई। तो मैंने कहा जब ऊपर गलती से लग गई तो दूसरी गोली फिर पाँव पे क्यों मारी जब आपको पता था? तो अगर पहली गोली पाँव पे मारी है तो फिर दूसरी गोली आपने क्यों मारी? मतलब बुरी तरह से ये फंस चुके हैं। अब इनके समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग करें तो क्या करें। तो लिहाजा देखें, अगर ऐसे वाजे बिल्कुल वाजे सबूतों के बावजूद भी मुल्ज़मान को बिल्कुल सज़ाएं नहीं होगी, या तो फिर मेरे ख्याल से फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। और अभी जब आप जाते हो तो वहाँ से आपको कोई अपडेट मिलती है एसएसपी साहब या कुछ ऐसी चीज़ें, उनका रिमांड हो गया है कंप्लीट या दोबारा से रिमांड लिया जाएगा? अभी तक तो एसएसपी साहब वगैरह या तो फिर किसी ने अभी तक रब्ता नहीं किया, बल्कि मुझे खुद जाके वहाँ पर रब्ता करना पड़ा। जी नहीं, दरअसल इस वजह से रब्ता नहीं किया होगा, शायद हम किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन या तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, शायद इस वजह से हमसे रब्ता नहीं किया गया। हो सकती है उनके अपने एहलकार हैं तो उनको बचाने के लिए भी तो होता है ना। अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बाहर की कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो पुलिस अपना अच्छा रूप दिखाने के लिए भी जा रही होती है, जी हम हैं, हम एक्टिव हैं, लेकिन यहाँ उनके एहलकार मुलव्विस हैं ना, तो वो अपने एहलकारों को बचाने के लिए तो पूरी कोशिश कर रहे होंगे। देखें, मैं तो इन पुलिस वालों को, अगर इनको कोई बचाने की कोशिश करे तो मैं तो यही कहूँगा कि जनाब हम तो अपने ही गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकते, ये तो फिर एक कत्ल है, किसी को बचा के किसी के कत्ल का बोझ अपने ऊपर कैसे उठाएंगे आप लोग? अपने गुनाहों का तो बोझ हम लोग तो उठा नहीं सकते। आमिर की कोई भी अच्छी बात? आमिर की अच्छी बात सबसे ये है कि वो सबसे अच्छी बात यही है कि वो मेरा भाई था बस। सबसे अच्छी बात आमिर की यह है कि वो इनका भाई था। आंटी जी आपसे चाहूँगी बस अब जाते जाते आप एक मैसेज जो भी आपकी मुतालबात हैं मैं आपसे और भाई से लेना चाहूँगी, ताकि जो लोग भी इस वक्त आपको देख रहे हैं और हमारी बात आगे पहुँचा सकें, और जिन लोगों ने ये किया उनके लिए भी कोई मैसेज। मैं चाहती हूँ कि इंसाफ करें, इंसाफ हो, आप लोग मेरी मदद करें और ऐसे जालिमों को ना छोड़ें ताकि इनका रस्सा मज़ीद लंबा हो और हमजा यतीम हो जाए और लोग और कितने हमजा यतीम हो जाए, कितने हमजा यतीम होंगे, कितनी नादियाँ बेवा होंगी और कितने घर उजड़ेंगे, कितने घर इस तरह। ये मेरा घर अब किस काम का है? मैं सब ये रोशनी है मगर मेरे लिए अंधेरा है, मुझे कुछ नज़र नहीं आता। चले आप भी आखिरी मैसेज कोई अगर देना चाहे। मेरा मैसेज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से है, क्योंकि सिंध की तमाम तर स्याह व सफ़ेद के मालिक वो है। क्योंकि हमारी पुलिस जो है माजी में और हाल में भी अक्सर व बेशतर दबाव डालती रही है गवाहों को या गवाहों पर कि
अपने मुकदमात से दस्तबरदार हो जाएं, तो लिहाजा ये अजाला करने का वक्त है। हक और सच का साथ दें। चलें जी, ये दोनों पूरी फैमिली के मुतालबे थे और जायज़ मुतालबे थे। ऐसा कुछ भी नहीं मांगा, कोई प्रॉपर्टियाँ नहीं मांगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। इन्होंने ये मांगा कि जिसके साथ भी ज़्यादती हो रही है उसको इंसाफ प्रोवाइड किया जाए। माँ की दुहाई आपने देखी, एक भाई का आपने एक वो फीलिंग देखी जो मर्द हजरात बहुत कम आपस में शेयर करते हैं, लेकिन अभी तक इंसाफ इस फैमिली को नहीं मिला। तो अल्लाह पाक महफूज रखे हर घर में आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त हम उस इंसान पर प्रोग्राम कर रहे हैं जिसको सिक्योरिटी देने वाले लोगों ने ही कहते हैं निशाना बना दिया, और कितना बेदर्दी से वो इंसान बोलता रह गया कि मैं रुक गया हूँ, मैं भाग नहीं रहा हूँ, प्लीज़ आप फायर ना करें। और किस तरह से वाक़या पेश आया वो तो आप लोगों ने सारी फुटेज देखी होगी। नुमान एवेन्यू में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर इस वक्त कहते हैं गवाह जिन्होंने प्रॉपर उस वक्त सब कुछ देखा, जिन्होंने उस वक्त जो चीज़ें हो रही थी वो विटनेस थे और उनके सामने सब कुछ हुआ, और जिसके बाद ये पोल खुला गया कि असल में जो वो बंदा था वो बेगुनाह था। तो मेरे साथ मौजूद है सिराजुद्दीन। राजू भैया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अच्छा, हम वो जगह भी देखते हैं जहाँ पर ये सानिया पेश आया। ये मेन गवाह हैं और इनकी कहते हैं जो FIR दर्ज है उसमें भी इनका इंदराज हुआ है, क्योंकि कहते हैं उस वक्त जब ये वाक़या पेश आया। आ जाए मेरे साथ साथ, आ जाओ, मुझे उस जगह लेके जाओ। एक तरफ विंडो में सिटी टीवी की फुटेज भी चल रही होगी, वहाँ पे आपको पूरा सिनेरियो नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से ये शाहीन फोर्स वालों ने इसको किसी और चीज़ का रुख दे दिया। और अहमद भी हमारे साथ है पीछे, यहाँ पे लोग भी जो यहाँ तक आया था वो आमिर भाई ने यहाँ पे बाइक खड़ी की थी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ बाइक खड़ी की, यहाँ पे बाइक खड़ी की और उसके ऊपर बच्ची बैठी हुई थी। ठीक है। अच्छा, बच्ची भी उस वक्त साथ ही थी? हाँ, बच्ची साथ ही थी, बच्ची को बाइक पे बैठी हुई थी। ठीक है। हाँ, ये बाइक से उतरा, इसने बाकायदा बाइक लॉक की है। ठीक है। बाइक लॉक की है और ये यहाँ से भागा तो इसने पहली फायर इसके पाँव पे की है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो इसने जब सीढ़ी पे बैठा तो उसने पीछे हाथ मोड़ा, बोले भाई रुक जाओ, बात करते। उसने दूसरे और तुम उस वक्त कितनी दूर थे यहाँ से? मैं तकरीबन उस कोने पे खड़ा हुआ, पिछले पिलर वो। हाँ। ठीक है, उस आखिरी कोने पे पिलर के साथ। तो वहाँ से इसने भाई रुक जाओ बात करते, इसने डायरेक्ट दूसरे फायर चलाई है। अच्छा, जब तुम उनके पास पहुँचे आमिर के पास, तो तुम्हें पता चल गया था कि आमिर भाई अब मैं उसकी शक्ल देखने की कोशिश कर रहा था। मैं ये उतना नहीं देखा कि या आमिर भाई को मारा है या और किसी को मारा है, क्योंकि ये उस टाइम उल्टा पड़ा हुआ था। ठीक है। मेरी सोच में थे मैंने वो शायद चौकीदार को मार दिया, ताकि चौकीदार के भी इस तरह से कपड़े ऐसे थे। सही। हाँ, तो मैं जब उसके पास आया तो उसकी शक्ल देखने की कोशिश कर रहा था, तो पुलिस मेरे को पीछे धकेल रहा था कि तुम पास ना हो। हाँ, पास ना हो। तो मैंने जब वो पिस्टल रखने की कोशिश की उन लोगों ने, मैंने वो पहले तो पिस्टल मिली नहीं, फिर अपने निकाल के उसके बाहर रख रहे थे। तो इतनी देर के बीच आवाम भी इकट्ठी हो गई और आवाम आई जब उसने। जाहिर सी बात है, रेजिडेंसी एरिया है, सब जगह पे लोग बसते हैं। लिफ्ट के पास भी कैमरा लगा हुआ है। अभी तक ब्लड पड़ा हुआ उनका इतनी धुलाई के बाद भी। ठीक है, और यही जगह है जहाँ पर आमिर गिरा हुआ था। दरअसल एक कैमरा ये है और मेन, जी एक मेन कैमरा और ये एक डायरेक्शन का वो कैमरा है, क्योंकि उस कैमरे ने यहाँ की डायरेक्ट दी है। अच्छा, वो जो बाइक खड़ी की गई है, ठीक है, वो उस कैमरे की थी, और बच्ची जो खड़ी हुई थी वो एक उस कैमरे की थी, और इसमें भी आया था दोनों कैमरों में। अच्छा, दो कैमरे जो थे इस वक्त यहाँ पे लगे हुए थे, और ये मैं कहूँगी खुश नसीबी कहूँगी। एक कैमरा वो था सामने जिसने बाइक को कवर किया था कि जब उन्हें लाके बाइक आमिर ने खड़ी की है, बच्ची बाइक पे ही थी, और सिराज ने बताया था कि बाइक खड़ी करके जब वो चले हैं तो इस कैमरे ने बाकी की फुटेज, दोनों कैमरों ने अपने लिहाज से जो भी था वो रिकॉर्डिंग आई थी। और मैं आपको उस जगह लेके चलती हूँ जहाँ आज भी खून मौजूद है, और बेगुनाह का खून। जाहिर सी बात है ये वो जगह है, आपको नज़र आ रही होगी। अब सोचिए कितनी बेबसी है हमारी कराची की, कितनी बेबसी है कि यहाँ पर कितने लोग रोज़ाना जो अपने घर से निकलते हैं कमाने के लिए, लेकिन उनको नहीं पता होता कि उन्होंने घर वापस जाना है। एक माँ की इस वक्त की जो दुहाई मैंने देखी, और वो जिस तरह से झोली उठा उठा के बद्दुआएं दे रही उन लोगों को, उसका कहना ये है कि अगर इसका एक्शन इदारे नहीं लेंगी, उनको इंसाफ इदारे नहीं देगी, तो मैं अपने रब से तो डेली दुआ तो कर रही है, बेगुनाह अगर मरा है तो जाहिर सी बात है यहाँ ना से ऊपर इंसाफ तो होना ही होना है। लेकिन वो कहती है कि मुझे पता है कि मैं उसका अंजाम देखे बगैर इस दुनिया से नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसने अपने सबसे छोटे बेटे को, प्यारे बेटे को अपने हाथों से कहते ना कब्र में पहुंचाया है। और वो वालिदैन जिनका सहारा, जिनका
सब कुछ कहते दारोमदार उस पे था, जिनको था कि जी मेरे घर का सबसे प्यारा बेटा जो उनका सहारा था, आज दुनिया में नहीं। और यहाँ पर किस बेदर्दी से उसको मारा गया, किस बेदर्दी से वो शख्स आज हम में नहीं है। जी नाज़िर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इस वक्त मैं शायर फैसल के थाने के बाहर खड़ी हुई हूँ। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वक्त में हम लोग यहाँ पे कॉल करते रहे। SIO तारिक साहब को हमने, साहब ही बोलूँगी क्योंकि साहब हो गए वो, बड़ी कॉलिंग की हमारी टीम ने हमने कि जो आमिर का मर्डर पुलिस एहलकारों ने किया था, जिसके बाद अब तक हमने उनसे बहुत रब्ता किया तारिक से, और हमने कहा कि जी हमें प्लीज़ कोई आप इस बारे में बताएं कि जिन पुलिस वालों ने फ्लैट के अंदर नुमान एवेन्यू के अंदर घुस के उस शख्स को मारा था, यानी कि आमिर को मारा था, तो वो पुलिस एहलकारों का जो रिमांड भी हुआ, सब कुछ हुआ, और उनको वहाँ पे ब्लैंकेट भी दिए जा रहे हैं क्योंकि सर्दी हो चुकी है कराची में, और उनको सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो उस जो बेगुनाह मरा है तो उसकी अपडेट भी तो हमें देना, उनके घर वालों को इंसाफ मिलेगा ये भी तो हमें बताए ना। पहले भी कॉल की, एक दफ़ा फिर थाने आए, नहीं मिले, फिर कॉल की, नहीं हुआ। अभी भी ये हुआ है कि अभी हम आए तो पता चला है जी वो है ही नहीं, कभी वो होते नहीं है, कभी वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो मेरा दिखाने का मकसद ये है कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे सपोर्ट पुलिस वालों को अपने लोगों को करनी होती है तो वो हाथ में हथे नहीं चढ़ते। तो मुझे सर उन लोगों से भी शिकायत है कि ये इदारे बनाए क्यों गए। मतलब ये इस समय मैं शायर फैसल पे खड़ी हूँ, अवाम यहाँ से गुजर रही है। यहाँ कराची एक वो सिटी है जो कहते हैं ना जी दिल है, हम पूरे पाकिस्तान का दिल है, जहाँ से लोग कमाते हैं, घर चलाते हैं। यहाँ जिस तरह के क्राइम हो रहे हैं, जिस तरह के लोग मर रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए तो यही इदारे बनाए गए ना, ये पुलिस बनाई गई है। लेकिन ये पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है? अगर इनकी पुलिस वाले शाहीन एयरफोर्स वाले जिन्होंने आके मारा था उसको, अगर शाहीन एयरफोर्स वाले इस तरह के लोगों को मारते रहेंगे और इंसाफ नहीं मिलेगा और बेगुनाह लोगों को मारेंगे और उसके बाद उसकी सुनाई नहीं होगी, तो फिर हम लोग किधर जाएंगे? फिर तो हम खुद ही मारेंगे ना, खुद ही जाके दीवारों में सर मारेंगे कि यार ये हो क्या रहा है। तो अभी इस वक्त मैं शायर फैसल के थाने के बाहर खड़ी हूँ और बस हम तारिक सर का इंतज़ार कर रहे थे और कॉल भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन भी पिक नहीं किया। यहाँ से मैं जाती हूँ क्योंकि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाना और बता रहा था कि कहीं कहीं इदारे गफलत बरतते हैं, ऐसी गफलत बरतते हैं कि हमें यकीन नहीं आता कि वो इदारे हैं जो हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हैं, हमारी सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे पुलिस का किरदार, शाहिद पुलिस का किरदार जो भी था वो आपने देखा। आमिर तो मर गया, उसकी माँ की सिस्किया, उसके भाई की फरियाद, रोना धोना सब आपने देखा, लेकिन क्या इंसाफ मिलेगा अगर ऐसे पुलिस वाले बेगुनाह को मार देते हैं अनजाने में, या कुछ भी कह लें कि उनसे मिस्टेक हो गई, तो मिस्टेक के बाद क्या उनको सजाएं नहीं मिलेगी? उनका माफ़ी है। अगर उनके पास असला है गन चलाने का, उनके पास असला है कि वो शूट कर सकते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो किसी को भी देखेंगे मार देंगे। तो आपने अंदर घुस के मारा है तो आपको इसका जवाब देना है। इन लोगों को हमारा जवाब देना है, इन लोगों को, इन तमाम अवाम का जवाब देना है कि आपको ये हक किसने दिया। तो इस वक्त मैं बहुत शदीद गुस्से में हूँ और गुस्सा मेरा जायज़ है क्योंकि हम सिर्फ आप तक पहुँचा सकते हैं। अगर ये लोग हमें जवाब नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं कोई कहता है दाल में काला है। दाल में क्या काला है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर इस वक्त कन्फर्म है कि कहीं कहीं इदारे वीक हो जाते, और दुआ करती हूँ अल्लाह करे इदारे कभी ऐसे वीक ना हो कि वो अगर इंसाफ की बात आए ना तो वो सब के लिए बराबर इंसाफ करे। तो यहाँ से चलते हैं।